पूर्व हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, बड़ा सनातन बनारस में। आप चलिए, अभी भी कम से कम सैकड़ों शिवलिंग लंका थाने में है और मैंने ही जमा कराया। जाके देखिए शिवलिंग की क्या स्थिति है। कॉरिडोर के नाम पर तमाम विरासतों को तोड़ करके ख़त्म कर दिया गया, नफरत फैला दिया गया। बनारस बदल गया, मेरा मिठास वाला बनारस नहीं रह गया, मेरा एकता वाला बनारस नहीं रह गया, जहर हो गया हमारा बनारस। बना हुआ रस था जहाँ गालिब भी बैठते थे, जहाँ आदि शंकराचार्य भी बैठते थे, अब कपड़े और टोपी और टीका की लड़ाई है। बनारस अब युद्ध का अखाड़ा बन गया, बनारस राजनीति का अखाड़ा बन गया, उसी को बचाना चाहते हैं। हमारा बना हुआ रस हमको बनारस। भाजपा वाले कहते हैं कि बनारस का जो चित्र है वो विश्व पटल पर काफ़ी बदल चुका है। अब बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बनारस की सड़कें बदल चुकी हैं, बनारस के मंदिर बदल चुके हैं। गुरु आप पढ़े लिखे हैं जी, अच्छे पत्रकार हैं, आपकी भाषा शैली भी अच्छी है जी और जानकार हैं। बनारस, आप ये बताइए, पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम नगरी शहर, सबसे पुराना शहर किसको कहते? बनारस। तो कैसे बदल गया? अच्छा एक बात बताइए, ये बाबा विश्वनाथ कब आए? ये जानकारी तो मुझे अनादिकाल से। उसका एक सब जवाब यही, अनादिकाल। तो जब बाबा विश्वनाथ अनादिकाल से, तो उनके भक्त भी होंगे अनादिकाल से। तो बनारस कब नहीं कौन आता था? अरे बनारस में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। आपको हम बता दें, जब सन 2014 से पहले भी बनारस शिक्षा की राजधानी थी, बनारस स्वास्थ्य की राजधानी थी, बनारस राजनीति की राजधानी थी, बनारस तर्क की राजधानी थी, बनारस व्यंग की राजधानी थी, बनारस जो है पॉलिटिकल काउंटर की राजधानी थी। बनारस कभी न झुका है, बनारस कभी न झुका है और बनारस कभी भी कोई गुलामियत बर्दाश्त नहीं की। शायद उसी बनारस की आबो हवा और उसी बनारस की मिट्टी का वो देन है कि हमारे जैसे गरीब गुरबा घर के लोग भी अपने दर्द, अपने सवाल को लेकर के इतने क्रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के सबसे क्रूरतम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनके सामने भी हम लोग खड़े होते हैं और अपनी बात कहते हैं। हमको बात कहने से क्यों? अच्छा, हम अपनी बात कह दे रहे हैं तो देशद्रोही हो गए। हम क्या करें? चिता पर बात करें। 70 साल के बाद चिता आया, ठीक है। देखिए, चिता बनाम चिता की लड़ाई है। अभी हमने आपको बताया ना, बनारस तर्क की राजधानी। एक चिता आया है, नरेंद्र मोदी जी लाए, बहुत चिता हो रहा है। दूसरी चिता बनारस में लगती है मणकड़का घाट और हरिश्चंद्र घाट पर, जिसको लाश जलाने का चिता है। उस चिता की लड़ाई इस चिता की लड़ाई के बीच में फंस गई है। नरेंद्र मोदी जी चिता ला करके कह रहे हैं कि हम जो है कि चिता लाए हैं, तुम इस चिता पर बात करो। लेकिन ये जो किसान आया है, ये कह रहा है कि नहीं नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी हम लोगों की एमएसपी के सवाल पर, खेती किसानी के सवाल पर हम लोग की चिता सजा रहे हैं और उस चिता से बचना। नौजवान कह रहे हैं नहीं, रोजगार के सवाल पर हमारी चिता सज रही है, इस चिता से हमको बचा लीजिए। बहन बेटियाँ कह रही हैं कि नहीं नहीं, मुझे सुरक्षित करो। यही सवालिया जब हम लेके जाते हैं पत्रकार, जब हम आपके माध्यम से कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी एंड पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद वो अपने बहन को बहन नहीं समझते तो यार उनके दिल में दर्द होता है। पत्रकार भैया, एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, पत्रकारिता का भी बहुत तरीके का स्तर बदल गया है। शायद आप यहाँ आ गए दलंका दहन लेकर के, आपकी उन्नति नहीं होगी, लेकिन काश आपके अंदर आपकी ज़मीर मर जाती, आपकी नज़र मर जाती, आप इन प्रदेश के पदाधिकारियों का चापलूसी करते, तो शायद आपके चैनल का टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ता, और न भी बढ़ता तो आपके पास फाइनेंस आता। आप यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी मिनिस्टरों की जय जयकार करते, तो शायद आपको इस चैनल की ज़रूरत न पड़ती, आप वहीं जाकर के मिनिस्टर हो। ये माहौल बदला है और ये बनारस बदला है। इस बनारस के खिलाफ हम लोग लड़ना चाहते हैं। नए माने क्योटो बनाम बनारस की लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी जी लेके आए कर रहे हैं हम क्योटो बनाएंगे। अरे हमारे बनारस का 2 कॉपी बनवाना था पूरे देश में, विदेशों में। आप गए जापान का फोटो कॉपी लेके आए बनारस को। और एक बात ये बताइए, बनारस ने कहाँ बदनाम किया? बनारस ने नरेंद्र मोदी जी को अपने ताज पर बैठाया भी। जब अहमदाबाद और गुजरात के लोगों ने धक्के मार दिए नरेंद्र मोदी को, तब बनारस उनको अपने सराखों पर बैठाया। ज़रूरत था, कलेजा था, तो गुजरात में जाके सांसदी लड़ रहे। हमारे बनारस में आकर के लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने अपने ताकतों को दमन किया। बनारस अपने लोगों के सवालों को, अपने लोगों के नेताओं को बैठाया और कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी को जिताएं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहीं नहीं दे रहे। कि सवालिया पूछने पे क्यों मिर्चा लग जा रहा है भैया? हम उनसे पूछ रहे हैं कि कह रहे थे कि किसानों का दुगनी आय कर देंगे। 1 साल किसान बैठे रह गए, 700 किसान ज़्यादा मर गए, उनको नहीं दिखा।
कोरोना काल में लोग यहाँ तड़प के मर रहे थे, इसी गंगा घाट के किनारे कुत्ते लाश नोच रहे थे पत्रकार को। शायद आपने भी देखा होगा, आँख में आंसू आया होगा, नहीं आया होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं रोया। मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। हम बताइए क्या कह दें, कैसे कह दें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी इस बात को गंभीरता से समझे। कब तक बुलडोज़र यानी विनाशकारी प्रतीक को हम अपना आइडियालॉजी मानेंगे? कब तक हम जो है हिंदू मुसलमान और टोपी टीका की लड़ाई को हम लड़ें? हम शिक्षा पे बात कब करेंगे? क्या अपराध है बनारस वाले मिश्रा जी का, पत्रकार जी? मिश्रा जी, डर नहीं लगता आपको इस तरीके से बोलना, सीधा सिस्टम से भिड़ जाना, आम लोगों के लिए संघर्ष करना? कभी लगता नहीं घर है, परिवार है, कभी ऐसा हुआ कि यार क्या मैं कर रहा हूँ, हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? गुरु घरवा में बड़ा तकलीफ है। बच्चा, 2 बेटियाँ, फीस उस नहीं जमा कर पा रहा। मैं पेशे से इंजीनियर था, एसी इंजीनियर था, और राजनीति भी करता था। छात्र राजनीति से हम लोग निकलते थे, राजनीति भी की, उसके बाद पढ़ाई किए। बहुत अच्छा चला सन 2014 तक। सन 2008 में हम जॉब में गए। सन 2014 तक हमारा अच्छा था, सैलरियाँ ठीक ठाक मिल गई। 15 से वो कंपनी जो है घाटे में जाने लगी, और 16 की स्टार्टिंग में हमको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो धंधा नहीं चल पाया। वो दर्द मेरे अंदर है, और उसी दर्द को लेकर और ऐसे तमाम नौजवान नौकरी से बाहर निकाल दिए गए। इसी अवैध आइडियालॉजी की वजह से, नरेंद्र मोदी के झूठ और लूट के वजह से डर क्यों लगेगा? आत्महत्या करने का मन करता है, ये पूछिए। लेकिन जब आत्महत्या कर लेते हैं बेकारी और बेरोजगारी और सवालों पर, पत्नी से नज़र मिलाने पर, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने पर, बेटियों के ज़रूरतों को पूरा जब नहीं कर पाते हैं, तो ये होता है कि आत्महत्या करो। और जब आत्महत्या के लिए कदम बढ़ता है आगे, तो बनारसी तेवरपन आता है अंदर और कहता है कि नहीं, जब मरना ही है तो लड़ के मरो। रोटी के लिए लड़ रहे हैं गुरु, रोटी पर गोली मार दे भारतीय जनता पार्टी को। हम तो चाहते हैं कि मार दो, तड़प रहा हूँ, जेल भी भेज देंगे तो घर से ज़्यादा सुकून जेल में मिलेगा। मैं अन्य नौजवानों की तरह सर झुका करके, और गुलामियत से बेहतर हमारे अंदर ये लगेगा कि मैं मर्द का औलाद था, कम से कम मैंने कुछ लड़ करके। यानी स्थिति कुछ भी हो, संघर्ष जारी रहेगा? गुरु, संघर्ष जारी इसलिए व्यक्तिगत नहीं रहेगा। हम आप मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि गली गांव चट्टी चौराहे पर जाएं, आँख में पानी लेके जाएं।